हैकिंग एक इतना कॉमन टर्म हो गया है कि लगभग हर कंप्यूटर यूजर ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। हो सकता है कि कुछ इसके विक्टिम भी बने हो। किसी का कंप्यूटर हैक हुआ होगा, किसी की वेबसाइट या किसी का सोशल मीडिया अकाउंट। और अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है तो आगे कभी ऐसा ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि हैकर्स कई बार अपने फायदे के लिए किसी भी तरह के आपके रिसोर्स का मिसयूज कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में पैसों की डिमांड की जाती है या कुछ और काम भी करवाए जा सकते हैं। वैसे किसी इंडिविजुअल के मुकाबले हैकर्स ज्यादातर किसी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड सेटअप या किसी सीक्रेट या हाईली वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन रखने वाले डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट, पावर प्लांट, सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज जैसे टारगेट सेट करते हैं। इन्हें कॉमन लैंग्वेज में हैकर और टेक्निकली सिक्योरिटी हैकर कहते हैं। तो आज infinitystream.tv की इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक्सप्लोर करेंगे हैकर्स की रहस्य भरी दुनिया को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिक्योरिटी हैकर आखिर किन्हें कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो एक हैकर वो इंसान होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है। इसके पीछे कई वजह होती है, जैसे मालवेयर इंस्टॉल करना, डेटा चोरी करना या डेटा को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी कंपनी की सर्विस को डिसरप्ट करना और उसे पार्शियली या कंप्लीटली रोक देना, किसी कंट्री की क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स चोरी करना, बैंकिंग सर्विस को नुकसान पहुंचाना और पैसों की हेराफेरी जैसे काम करना। इसके अलावा हैकिंग को लीगल और एथिकल वेज में भी परफॉर्म किया जाता है ताकि किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम की कमजोरी और खामी का पता लगाया जा सके। हैकर ये जो टर्म है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। कई बार इसे उन लोगों को डिस्क्राइब और प्रेज करने के लिए यूज किया जाता है जो हाईली स्किल्ड होते हैं और टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपनी नॉलेज और काबिलियत का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी और जनरली हैकर उसे कहा जाता है जो सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और कंप्यूटर सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट्स में माहिर होते हैं और या तो खुद के फायदे के लिए या किसी और के कहने पर पैसों के लिए हैकिंग करते हैं। ऐसे इलीगल और अनएथिकल पर्पस को अपनाने वालों पर कार्रवाई होती है। हैकर ये टर्म पहली बार 1960s में यूज किया गया था। ऐसा उन लोगों को कहा जाता था जिन्हें कंप्यूटर की जबरदस्त जानकारी और समझ थी, जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग के जरिए किसी कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटी बढ़ा सकते थे या घटा सकते थे, कंप्यूटर में जरूरी चेंजेस कर सकते थे या उसे अपने कंट्रोल में ला सकते थे। समय के साथ साथ हैकर एक बॉर्डर टर्म बन गया और ओवर द इयर्स इवॉल्व होते होते आज जिन्हें हैकर कहा जाता है उनमें कंप्यूटर सिस्टम की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग होती है। नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर डिवाइसेस की डीप नॉलेज इन्होंने हासिल की होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम करने में एक्सपर्ट होते हैं और डार्क वेब तक की समझ होती है। जब हैकिंग पहली बार शुरू हुई तब ये इतना सीरियस थॉट नहीं था। उस वक्त हैकर्स को हैकर्स कहा भी नहीं जाता था और ना ही वो इतना नुकसान पहुंचाते थे। दुनिया का पहला हैकिंग इंसिडेंट 1878 में हुआ जब फोन कंपनी बेल टेलीफोन की शुरुआत हुई थी। तब कुछ टीनेज लड़कों के ग्रुप को कॉल्स डिस्कनेक्ट और मिसडायरेक्ट करने के लिए हायर किया गया। इसके कई दशकों बाद पहले ऑथेंटिक कंप्यूटर हैकर्स आए 1960 में। उन दिनों मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हुआ करते थे जिन्हें टेम्परेचर कंट्रोल्ड ग्लास एरिया में रखा जाता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को चलाने का खर्चा बहुत आता था, इसीलिए प्रोग्रामर्स को इसे चलाने की बहुत लिमिटेड एक्सेस मिलती थी। जो कुछ स्मार्ट स्टूडेंट थे उनमें MIT के स्टूडेंट्स में बहुत क्यूरियोसिटी थी कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो उन्होंने कुछ प्रोग्राम बनाए जिन्हें वो हैक्स कहते थे। ये हैक्स कुछ और नहीं प्रोग्रामिंग शॉर्टकट्स थे जो कंप्यूटिंग टास्क को ओरिजिनल प्रोग्राम से भी तेज परफॉर्म करते। ऐसा एक हैक बनाया था बेल लैब के थिंक टैंक में काम करने वाले दो एम्प्लॉइज ने। इनका नाम था डेनिस रिची और कैन थॉमसन और उनके हैक का नाम था यूनिक्स।
1970 का दौर आते आते दुनिया हैकर्स के लिए तैयार हो गई थी। हैकर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि उनके कारनामों पर दुनिया कैसे रिएक्ट करती है। यही वो टाइम पीरियड था जब हैकिंग को एक प्रैक्टिकल जोक के बदले लोगों ने सीरियस बिजनेस समझ लिया। दुनिया का पहला मेजर हैकिंग इंसिडेंट देखने को मिला 1971 में, जिसे अंजाम दिया था जॉन ड्रैपर ने। इस आदमी ने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे फ्री फोन कॉल्स करना पॉसिबल हुआ, जिसे बाद में फ्रीकिंग नाम दिया गया। इसके बाद एबी हॉफमैन ने जॉन ड्रैपर्स का रास्ता पकड़ा और द यूथ इंटरनेशनल पार्टी लाइन नाम से एक न्यूज लेटर शुरू किया। लेकिन उस वक्त हैकर्स एक दूसरे से कहां मिलेंगे, इसका कोई पब्लिक एड्रेस होना रिस्की था। इसका सोल्यूशन निकाला गया 1978 में, जब शिकागो के रैंडी सूस और वॉर्ड क्रिस्टियनसन ने जब उन्होंने पहला पर्सनल कंप्यूटर बुलेटिन बोर्ड सिस्टम शुरू किया, जो आज भी काम कर रहा है। 1980 आते आते हैकिंग अपनी सीरियसनेस की पीक पर पहुंच गया। 1980 तक यूएसए में लगभग 1 मिलियन यूनिट कंप्यूटर थे और 1983 आते आते ये नंबर 10 मिलियन यूनिट से भी ज्यादा हो गया। कंप्यूटर सिस्टम के बढ़ते यूज के चलते हैकिंग की आग को भी हवा मिलती गई। कंप्यूटर के बिकने की सबसे बड़ी वजह लेकर आया आईबीएम, क्योंकि 1981 में आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर्स अनाउंस कर दिया, जो एक स्टैंड अलोन मशीन था, फुली लोडेड विद सीपीयू, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, यूटिलिटीज, स्टोरेज और भी बहुत कुछ। इससे लोगों को आजादी मिली कंप्यूटर पर अपने मन की करने की। वो इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। 1983 में एक मूवी आई वॉर गेम्स, जिसमें बताया गया कि हैकर्स काम कैसे करते हैं। ये मूवी सभी कंप्यूटर यूजर्स के लिए एक वार्निंग जैसी थी। हैकिंग और हैकर्स की हिस्ट्री जानने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं हैकर्स काम कैसे करते हैं। हैकर्स अपनी टेक्निकल स्किल्स के दम पर साइबर सिक्योरिटी डिफेंस को तोड़ते हैं। अगर एथिकल हैकर्स की बात करें तो वो साइबर सिक्योरिटी में आने वाले वल्नरेबिलिटीज को चेक करते हैं और उसमें चेंजेस बताते हैं, ताकि कोई खामी मिलने पर उसे दूर किया जा सके। एथिकल हैकर्स इस चीज को अपना प्रोफेशन भी बनाते हैं, पर एक हैकर का एंड गोल होता है कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, कंप्यूटिंग सिस्टम्स, मोबाइल डिवाइसेस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करना। बहुत से हैकर्स टेक्निकल वीकनेसेस को टारगेट करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कोई वीक स्पॉट ढूंढना और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। कई बार हैकिंग करके किसी के सोशल स्टेटस को भी खराब किया जाता है, जैसे कि किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके पोर्नोग्राफी अपलोड कर दी जाती है, कोई अफवाह फैला दी जाती है या रिलीजियस कमेंट ट्रिगर किया जाता है। फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाने के लिए हैकिंग करने के बाद रैंसम या फिरौती मांगी जाती है। लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी कर लिए जाते हैं और भी ज्यादा स्किल्ड हैकर्स डेंजरस मालवेयर इंस्टॉल करके डेटा चोरी या डेटा मिटा के और किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम को रोककर भी डैमेज पहुंचाते हैं। अब चलिए समझते हैं ऐसा क्या होता है जो कोई हैकर बन जाता है। आजकल ज्यादातर हैकिंग ऑटोमेटेड तरीके से होता है, इसीलिए इंटरनेट सिक्योरिटी के केस में इसे एक बहुत बड़ा थ्रेट काउंट किया जाता है। कुछ हैकर्स हाईली ट्रेन्ड टेक्निकल प्रोफेशनल्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम हैकर्स कम स्किल्ड होते हैं और ज्यादातर केसेस में किसी सक्सेसफुल अटैक लॉन्च को अटैकिंग टूल से अंजाम देते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी का हैकर बन जाना दो तरह से पॉसिबल है। पहला, हैकर डेमोग्राफिक्स। इसमें हैकर्स होते हैं कम एज के टीनेजर्स जो किसी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी ब्रेक करते हैं, जो मजे के लिए किया गया काम होता है। लेकिन आज की हैकर कम्युनिटी बहुत ज्यादा डाइवर्स है और अक्सर इंडिविजुअल्स ही अलग अलग मोटिव के साथ हैकिंग करते हैं। दूसरा सिनेरियो है एक हैकर का मोटिव। इस मामले में किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ हैकर्स का लीडिंग मोटिव होता है फाइनेंशियल गेन, एक्टिविज्म, कॉर्पोरेट एस्पियोनेज या अपने किसी कॉम्पिटिटर की जासूसी। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स जिसमें अपोजिंग नेशन स्टेट को टारगेट किया जाता है।
और यहां तक कि साइबर टेररिज्म फैलाया जाता है। अब बात करें हैकर्स की, तो आप कितने तरह के हैकर्स को जानते हैं? एक कॉमन मैन के लिए हैकर यानी एक इंडिविजुअल जो मेल या फीमेल हो सकता है, जो किसी गलत मकसद के साथ किसी सिस्टम पर अटैक करता है और उसे अपने फायदे के लिए यूज करता है। लेकिन हैकर्स कम्युनिटी में बहुत तरह के हैकर्स होते हैं। चलिए इन पर नजर डालते हैं। हैकर कम्युनिटी के सबसे पॉपुलर हैकर्स हैं एथिकल हैकर्स, जिन्हें ऑथराइज्ड हैकर्स भी कहा जाता है। पहले इन्हें व्हाइट हैट हैकर्स भी कहा जाता है। ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं। इनका कोई बैड मोटिव नहीं होता, इसीलिए इन्हें आप यूजर फ्रेंडली या पीपल फ्रेंडली हैकर्स भी कह सकते हैं। इनका काम होता है पेन टेस्टिंग करना, मतलब किसी सिक्योरिटी को इसीलिए हैक करना ताकि उसकी कमियां उजागर हो सके और कंपनी द्वारा बनाए गए उस नेटवर्क या डिवाइस की सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। इन्हें हायर ही इसीलिए किया जाता है ताकि यह सिस्टम का ट्रायल रन करे और देखें कि कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सही है या नहीं। इनका मकसद होता है कंपनी को बेटर साइबर सिक्योरिटी बिल्ड करने में मदद करना, ताकि बैड मोटिव रखने वाले अदर हैकर्स से कंपनी को नुकसान ना हो। ऐसे किसी भी एथिकल हैकर को हायर ही इसीलिए किया जाता है कि उसकी पारखी नजर और नॉलेज से यह पता कर सके कि कंपनी के नेटवर्क्स में कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है। ऐसा होने पर एथिकल हैकर उसकी रिपोर्ट तैयार करता है और जरूरी चेंजेस सजेस्ट करता है। उसके बाद कंपनी एथिकल हैकर को रिलीज कर देती है। एथिकल हैकिंग क्यों जरूरी है, ये जाने बिना आगे बढ़ना मीनिंगलेस है, इसीलिए लगे हाथ इसे भी समझ लेते हैं। जब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत हुई थी, तभी सिक्योरिटी सिस्टम्स को तोड़ने के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा साइबर क्रिमिनल्स की फंडिंग होने लगी। किसी देश की नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होने लगी और पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए लार्ज स्केल पर मालवेयर छोड़े जाने लगे। तब एथिकल हैकिंग की जरूरत महसूस हुई ताकि बढ़ते साइबर क्राइम को रोका जा सके। जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को हैक प्रिवेंटिंग टैक्टिक्स इंस्टॉल करने में दिक्कतें आने लगी, तब एथिकल हैकिंग की इंपॉर्टेंस दुनिया को समझ आई। वॉर्म्स, मालवेयर, वायरसेस और रैंसमवेयर के नए अपडेट्स और वर्जन्स बढ़ते जा रहे थे और इनमें नेटवर्क्स और बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, डिफेंस सेक्टर, लगभग सभी को डैमेज पहुंचाया जा रहा था, जिस वजह से इन्हें काउंटर एक्ट करने के लिए एक सेफ गार्ड सर्विस की जरूरत थी। और यहीं से एथिकल हैकिंग का दौर शुरू हुआ। वो आज तक चल रहा है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंसल्टेंट्स यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे एसी काउंसिल भी कहते हैं। इसके सीईओ जे बावीसी मानते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को आज एथिकल हैकर्स की हमेशा ही जरूरत है, ताकि वो आईटी सिक्योरिटी में बढ़ते थ्रेट को कॉम्बैट कर सके। अब गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स और कॉरपोरेशंस समझ रहे हैं कि अगर खुद के सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है तो सिंपल पासवर्ड लगाकर ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशंस में कोई एथिकल हैकर है तो इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं, उसे ढूंढ निकालना और उसे फिक्स करना एक अटैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथिकल हैकर के एब्सेंस में अगर ये कमजोरियां किसी अटैकर को दिखे तो नुकसान होना तय है। एथिकल हैकर्स ही किसी सिक्योरिटी सिस्टम में लूप होल्स ढूंढकर उन्हें ठीक करते हैं और एक सिक्योर नेटवर्क सिस्टम आपको देते हैं। किसी भी देश के लिए उसकी नेशनल सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसीलिए एथिकल हैकर नेशनल सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड डेटा को प्रोटेक्ट और डिफेंड करते हैं, ताकि किसी भी एनिमी कंट्री और टेररिस्ट ग्रुप्स के साइबर अटैक को न्यूट्रलाइज किया जा सके। किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए उनके कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स का भरोसा ही सबसे बड़ी चीज होती है। ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि कस्टमर्स का पैसा और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाए
या इलीगल काम करने वालों के हाथ लग जाए। इसीलिए एथिकल हैकर्स रखने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर प्लांट, रेलवे हो या एयरलाइंस, सब कुछ इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम के भरोसे है। अगर इन पे कोई साइबर अटैक हुआ तो हजारों लोगों की जान पर बन सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर, सभी एथिकल हैकर्स की एक टीम डिप्लॉय करके रखती ही है। अगर टाइप्स ऑफ एथिकल हैकिंग का जिक्र करें तो एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि किसी भी सिस्टम, प्रोसेस, वेबसाइट, डिवाइस, नेटवर्क, सिक्योरिटी सिस्टम को हैक किया जा सकता है। इसीलिए एक एथिकल हैकर को पता होता है कि कौन सी चीजें रिस्क पर हैं और उन्हें डैमेज पहुंचा तो नुकसान कितना बड़ा होगा। इसीलिए इस तरह के प्रोफेशनल्स लगभग हर तरह के स्किल्स और टूल्स एंड टेक्निक में एक्सपर्ट होते हैं। इनका काम कई कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, जैसे वेब एप्लीकेशन हैकिंग, सिस्टम हैकिंग, वेब सर्वर हैकिंग, हैकिंग वायरलेस नेटवर्क्स और सोशल इंजीनियरिंग। नॉर्मली लोगों को लगता होगा कि कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट है जो किसी वीक सिस्टम को देख उसे हैक कर लेता होगा, पर ऐसा नहीं है। एथिकल हैकिंग भी हैकिंग ही है, बस उसे पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है। तो ये होता कैसे है, इसके फेजेस समझ लें। एथिकल हैकिंग के टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। पहला है रिकॉग्निसेंस, इसे फुटप्रिंट या इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज भी कहते हैं। इसमें अटैक से पहले जितना हो सके इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है, जो पासवर्ड या किसी एम्प्लॉय का डिटेल भी हो सकता है। इसके लिए अटैकर HTTP ट्रैक जैसे टूल्स का इस्तेमाल करता है ताकि एक एंटायर वेबसाइट को डाउनलोड किया जा सके। इसके अलावा मोल्टिगो जैसे सर्च इंजन का इस्तेमाल करके किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड वेरियस लिंक्स, जॉब प्रोफाइल, न्यूज वगैरह के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। फुटप्रिंट्स में जिन चीजों पर फोकस किया जाता है वो है TCP एंड UDP सर्विसेज, वुल्नरेबिलिटीज, स्पेसिफिक IP एड्रेसेस और होस्ट ऑफ ए नेटवर्क। फुटप्रिंट्स भी 2 तरह के होते हैं। पहला है एक्टिव, जिसमें टारगेट के बारे में डायरेक्टली जानकारी जुटाई जाती है। इसके लिए एंड मैप टूल्स को यूज किया जाता है। दूसरा है पैसिव फुटप्रिंट, जिसमें टारगेट के बारे में सोशल मीडिया अकाउंट्स और पब्लिक वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। दूसरा फेज है स्कैनिंग, जिसमें टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे यूजर अकाउंट्स, क्रेडेंशियल, IP एड्रेसेस वगैरह है। इन इजी एंड क्विक एक्सेस तरीकों से जानकारी पाने के लिए डायलर्स, पोर्ट स्कैनर्स, नेटवर्क मैपर्स, स्वीपर्स और वुल्नरेबिलिटीज स्कैनर्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके डेटा और रिकॉर्ड्स को स्कैन किया जाता है। स्कैनिंग के भी कई टाइप्स हैं, जैसे नंबर 1 वुल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, जिसमें सिस्टम की कमजोरी या पोर्ट ढूंढा जाता है। इसे नेटस्पार्कर, ओपनवास, एनमैप जैसे टूल से परफॉर्म किया जाता है। नंबर 2 अगला स्कैनिंग प्रोसेस है पोर्ट स्कैनिंग। इसमें पोर्ट स्कैनर्स, डायलर और डेटा गैदरिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर को यूज करके ओपन TCP एंड UDP पोर्ट्स रनिंग सर्विसेज, लाइव सिस्टम्स को ढूंढा जाता है। नंबर 3 तीसरा स्कैनिंग प्रोसेस है नेटवर्क स्कैनिंग। इसमें किसी नेटवर्क के एक्टिव डिवाइसेस को ढूंढा जाता है ताकि नेटवर्क को अपना शिकार बनाया जा सके। ये कोई ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क हो सकता है जहां सभी एम्प्लॉय का सिस्टम एक सिंगल नेटवर्क पर कनेक्टेड रहता है। एथिकल हैकर्स इसी नेटवर्क स्कैनिंग प्रोसेस के जरिए नेटवर्क में किसी ओपन डोर का पता लगाते हैं ताकि नेटवर्क की सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग की जा सके। एथिकल हैकिंग का अगला और तीसरा फेज है एक्सेस गेन करना। इसमें अटैकर अपने टारगेट सिस्टम या नेटवर्क का अनऑथराइज्ड एक्सेस पाने की कोशिश करता है। टारगेट का एक्सेस पाने के लिए मलेशियस सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डालकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश की जाती है। अनऑथराइज्ड एक्सेस मिलने पर रैंसम या फिरौती मांगी जाती है। मेटास्प्लॉइट एक बहुत ही कॉमन टूल है जिसे एक्सेस गेन करने के लिए और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए टारगेट पर अटैक करने के लिए बनाया गया है।
और इस तरह से कोई प्रॉब्लम दिखने पर एथिकल हैकर्स ये इंश्योर करते हैं कि हर सिस्टम और एप्लीकेशन पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में फायरवॉल इंस्टॉल्ड हो। एक बार टारगेट सिस्टम का एक्सेस मिल जाने पर उस एक्सेस को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। एक्सेस मेंटेन करना एथिकल हैकिंग का चौथा फेज होता है। इसीलिए अटैकर डीडोस अटैक लॉन्च करता है और एंटायर डेटाबेस का डेटा चुरा लेता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक यूजर को पता नहीं चल जाता कि उस पर हमला हुआ है। एथिकल हैकिंग को इंप्लीमेंट करने का पांचवा और आखिरी फेज होता है क्लीनिंग ट्रैक, जिसमें अटैकर सभी तरह के क्लूज और एविडेंस मिटा देता है ताकि उन्हें ट्रेस ना किया जा सके या साइबर फोरेंसिस हाथ धोकर पीछे ना पड़ जाए, तभी अपने पीछे कोई सबूत ना रहे। इसीलिए एडिटिंग, करप्टिंग और लॉग्स को डिलीट किया जाता है। इन सभी फोल्डर्स, एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स को भी अनइंस्टॉल कर दिया जाता है जिनसे हैकिंग परफॉर्म की गई थी। एथिकल हैकर्स अपने सबूत मिटाने के लिए यूजिंग रिवर्स HTTP शेल्स, डिलीटिंग कैशे एंड हिस्ट्री टू इरेज द डिजिटल फुटप्रिंट और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यानी ICMP टनल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ व्हाइट हैट हैकर्स या एथिकल हैकर्स के नाम जान लीजिए। सबसे पहला नाम है टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था। टिम बर्नर्स-ली व्हाइट हैट हैकिंग कैंप के मेंबर भी है। अभी ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के डायरेक्टर हैं, जो वेब डेवलपमेंट की देखरेख करने वाली संस्था है। अगला नाम है ग्रेग हॉगलैंड का, जो एक कंप्यूटर फोरेंसिक्स एक्सपर्ट है और ये फेमस हैं मालवेयर डिटेक्शन, रूटकिट्स और ऑनलाइन गेम हैकिंग में अपने रिसर्च वर्क और कंट्रीब्यूशन के लिए। पहले ये यूएस गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस कम्युनिटी को भी सर्व कर चुके हैं। अगले व्हाइट हैट हैकर हैं चार्ली मिलर, जिन्होंने एप्पल में कई वल्नरेबिलिटीज का पता लगाया और साल 2008 में वेल नॉन कंप्यूटर हैकिंग कॉन्टेस्ट पॉन टू ऑन के विनर थे। मिलर यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में एथिकल हैकर भी थे। सिक्योरिटी हैकर्स में एथिकल हैकर्स के बाद आते हैं थ्रेट एक्टर्स, जो बेसिकली अनऑथराइज्ड हैकर्स होते हैं। इन्हें पहले ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता था, जो मलेशियस इंटेंशन के साथ जानबूझकर नेटवर्क्स और सिस्टम्स का अनऑथराइज्ड एक्सेस लेते थे। इनका प्राइमरी मोटिव होता था डेटा स्टीलिंग, मालवेयर स्प्रेडिंग, रैंसमवेयर से मॉनिटरी प्रॉफिट गेन करना, नेटवर्क्स और सिस्टम्स को डैमेज करना या पूरी तरह से ठप कर देना, यहां तक कि ऐसे काम कर देना जिससे टारगेट की बदनामी हो सके। साइबर एक्सपर्ट्स इन थ्रेट एक्टर्स को क्रिमिनल्स कहकर ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम्स को एक्सेस करने के लिए बिना किसी अनऑथराइजेशन के ही ये काम करते हैं, जो लॉ तोड़ने के बराबर होता है। इसके साथ ही ये कॉर्पोरेट एस्पियोनेज, आइडेंटिटी थेफ्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस यानी डीडोस अटैक्स जैसे इलीगल एक्टिविटी भी करते हैं। हैकिंग वर्ल्ड में ये कलर कोडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था 1950 में, जहां बैड गाइज ब्लैक हैट्स पहनते थे और गुड गाइज पहनते थे व्हाइट और दूसरे लाइट कलर्स। जैसा हमने अभी कहा कि ब्लैक हैट हैकर्स को क्रिमिनल्स भी कहा जाता है, तो ये सिस्टम में घुसकर फाइल्स डिस्ट्रॉय करते हैं, कंप्यूटर को होस्टेज में लेते हैं, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स और दूसरे पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चुराते हैं। एक और हैकिंग जहां गवर्नमेंट के लिए मेजर इंटेलिजेंस गैदरिंग टूल बन चुका है, वहीं ब्लैक हैट हैकर्स या तो अकेले या तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं जो इजी मनी के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं। द वानाक्राई रैंसमवेयर, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था, ये ब्लैक हैट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। रिलीज होने के 2 हफ्तों के अंदर ही इसने 150 से ज्यादा कंट्रीज में लगभग 4 लाख कंप्यूटर्स को अपना शिकार बनाया। पर लकीली सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने कुछ दिनों के भीतर ही डिस्क्रिप्शन टूल निकालकर वानाक्राई के इम्पैक्ट को लिमिटेड कर दिया और हैकर्स द्वारा जबरन वसूली को लगभग $1,20,000 तक ही रोक दिया। अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया जाता तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था।
बहुत से ब्लैक हैट हैकर्स ने हैकिंग में अपना करियर नौसीखिए तौर पर शुरू किया, जिन्हें स्क्रिप्ट किडीज कहते हैं। इस तरह के हैकर्स खरीदे हुए हैकिंग टूल से सिक्योरिटी लैप्सेस का पता लगाकर अपना काम करते हैं। कुछ को ट्रेनिंग मिलती है अपने बॉस से, जो ये काम बस क्विक मनी के लिए करते हैं। लेकिन शातिर दिमाग वाले ब्लैक हैट्स चिंदी चोरी के बदले बड़ा हाथ मारने के लिए सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं। अगर ब्लैक हैट मालवेयर किट्स की बात करें तो ये डार्क वेब पर बिकते हैं, जिनमें वारंटीज और कस्टमर सर्विस असिस्टेंस भी इंक्लूडेड रहता है। आई एम श्योर आप लोगों ने डार्क वेब के बारे में जरूर सुना होगा। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सर्च इंजन से छिपा हुआ होता है। ब्लैक हैट हैकर्स ज्यादातर अपने टूल्स खुद ही डेवलप करते हैं। फिशिंग और रिमोट एक्सेस टूल्स इनके सबसे इंपैक्टफुल टूल्स होते हैं। बहुत से ब्लैक हैट हैकर्स को उनका असाइनमेंट मिलता है किसी फोरम से या डार्क वेब कनेक्शन से। कुछ ब्लैक हैट्स मलेशियस सॉफ्टवेयर खुद डेवलप करते हैं और बेचते हैं, और इन्हीं में से बहुत से लोग फ्रेंचाइज का सहारा लेते हैं। ऐसे फ्रेंचाइज अपने काम को लीगल बताते हैं और इसे बिजनेस का नाम देते हैं। आज के जमाने में मलेशियस सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि ये एक बिग बिजनेस बन गया है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के बूस्ट पार्टनर्स, रीसेलर्स, वेंडर्स और एसोसिएट्स ही दूसरे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को मलेशियस सॉफ्टवेयर के लाइसेंस को बाय एंड सेल करते हैं। ज्यादातर हैक्स स्विफ्ट और ऑटोमेटेड होते हैं, जिनमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ऐसे केसेस में अटैक बोट्स पूरा इंटरनेट खंगालते हैं और अनप्रोटेक्टेड कंप्यूटर्स को ढूंढ निकालते हैं। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट में पाया कि एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को 71 मिनट में अटैक किया गया। कुछ फेक एम्प्लॉइज के ईमेल अकाउंट्स को 21 घंटों में अटैक किया गया और 85% मालवेयर अटैचमेंट्स मिले हैं, और उनमें से ऐसे लिंक्स मिले जिनमें पूरा वेबसाइट निशाने पर आ गया। ब्लैक हैट हैकिंग प्रॉब्लम की बात करें तो ये एक ग्लोबल थ्रेट है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। माइक्रोसॉफ्ट फोन स्कैम का एग्जाम्पल दें तो इसमें 4 लोगों को यूके में अरेस्ट किया गया, पर ये कॉल्स इंडिया से किए गए थे। इनफैक्ट लॉ एनफोर्समेंट के लिए भी इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि ये अपने पीछे कोई एविडेंस नहीं छोड़ते। कई बार अथॉरिटीज कुछ हैकिंग साइट को बंद करने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो ये दूसरे देशों में एक्टिव हो जाते हैं और 24/7 एक्टिव रहते हैं। अब बात करते हैं ग्रे हैट हैकर्स की। हैकर्स कम्युनिटी में व्हाइट हैट और ब्लैक हैट के बीच वालों को ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। ग्रे हैट हैकर्स भी कंप्यूटर सिस्टम की वुलनेरेबिलिटीज स्कैन करते हैं और ओनर के परमिशन और जानकारी के बिना ही सिस्टम को टारगेट बनाते हैं। अगर सिस्टम में कोई इश्यू निकला तो वो कंपनी या ओनर को रिपोर्ट करते हैं। कभी कभार इन इश्यूज को दूर करने के लिए फीस भी चार्ज करते हैं। कुछ ग्रे हैट हैकर्स को लगता है कि कंपनी या किसी इंडिविजुअल का सिस्टम हैक करके वो लोगों की भलाई ही करते हैं, जिसके बदले पैसे चार्ज करना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन फिर भी कंपनी की नजर में ये एक इल्लीगल काम ही है, जो बिजनेस इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरह की बाधा ही होती है। किसी सिस्टम में जब एक व्हाइट हैट हैकर को कोई वुलनरेबिलिटी दिखती है तो वो उस सिस्टम पर प्रॉपर परमिशन के साथ हाथ डालते हैं और किसी को नहीं बताते जब तक कि प्रॉब्लम को फिक्स ना कर दिया जाए। वहीं ब्लैक हैट हैकर सीधे इल्लीगल तरीके से सिस्टम को अटैक करता है और दूसरों को भी बताता है कि ये होता कैसे है। पर इन दोनों के कंपैरिजन में ग्रे हैट हैकर ना ही इल्लीगली कोई काम करते हैं और ना ही उसका ढिंडोरा पीटते हैं। जब एक ग्रे हैट हैकर को सक्सेसफुली किसी सिस्टम का इल्लीगल एक्सेस मिल जाता है तो वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कहते हैं कि उनके किसी शुभ चिंतक ने सिस्टम की कमजोरी दूर करने को कहा है, पर उसके लिए कुछ फी चार्ज किए जाएंगे। कुछ कंपनीज बग बाउंटी प्रोग्राम्स चलाती है ताकि ग्रे हैट हैकर्स को सिस्टम में कोई दिक्कत दिखे और वो उसे फिक्स करने आए। इसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि बाउंटी की लालच में वो कोई और डिमांड नहीं रखते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपनी की परमिशन लेते ही ग्रे हैट हैकर्स ये गारंटी दे देते हैं कि वो लॉ के अंडर में आ गए हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सही से रिस्पॉन्ड ना करे तो ग्रे हैट हैकर्स कई बार ब्लैक हैट हैकर्स बन जाते हैं और सिस्टम को कैसे ब्रेक करना है ये जानकारी इंटरनेट पर डाल देते हैं और दूसरे लोग इसका फायदा उठाने लग जाते हैं।
लगे हाथ ग्रे हैट हैकर्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगस्त 2013 में जब खालिल शेतर, जो एक अनएम्प्लॉयड कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसर्चर था, उसने मार्क जकरबर्ग का फेसबुक पेज हैक कर लिया। एक्चुअली उसने एक ऐसा बग ढूंढ निकाला था जिसके साथ वो किसी भी फेसबुक यूजर की परमिशन लिए बिना ही उसके पेज पर पोस्ट कर सकता था और यूजर को पता भी नहीं चलता। उसने इसके बारे में फेसबुक को इन्फॉर्म किया कि ये बग के चलते नहीं हो रहा है। इस इंसिडेंट के बाद फेसबुक ने इस प्रॉब्लम को करेक्ट किया। जो किसी स्पैमर के हाथ लगता तो बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी, लेकिन इसके लिए खलील को कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि फेसबुक के व्हाइट हैट प्रोग्राम के मुताबिक उसने फेसबुक की पॉलिसीज को तोड़ा था। आगे बढ़ते हैं रेड हैट हैकर के साथ। ये ब्लैक हैट हैकर्स के दुश्मन होते हैं और ब्लैक हैट्स को रोकने के लिए अग्रेसिव स्टेप्स लेते हैं। इन्हें बदमाश या एविल नहीं कह सकते। ये इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं और कभी कभी पूरा काम अपने हाथ में लेकर ब्लैक हैट्स के बैड मोटिव को काउंटर करते हैं। ये साइबर क्रिमिनल्स और साइबर अटैक्स को शट डाउन करने के लिए फुल स्केल अटैक्स लॉन्च करते हैं और उनके रिसोर्सेस को डिस्ट्रॉय करते हैं। रेड हैट्स को इंटरनेट और साइबर क्राइम के वर्चुअल वर्ल्ड में रॉबिन हुड भी कहा जाता है। एक्चुअली ब्लैक हैट्स जो डेटा चुराते हैं उन्हें रेड हैट हैकर्स रिकवर करके उनके एक्चुअल ऑनर्स को दे देते हैं। साइबर वर्ल्ड में रेड हैट्स का इतना खौफ है कि इनसे कोई उलझना नहीं चाहता। ब्लैक हैट्स भी इनसे दूर ही रहते हैं। अगर दूसरे हैकर्स की बात करें तो वो ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर सिस्टम पर ही काम करते हैं, पर रेड हैट वाले लिनक्स कंप्यूटर्स पर काम करते हैं। इनके काम के अगर कुछ मेजर पॉइंट्स डिस्कस करें तो ये ब्लैक हैट्स के सभी अटैक्स को डिफेंड करते हैं। कई बार ये व्हाइट हैट हैकर्स के साथ कोलैबोरेशन करके भी साइबर अटैक्स रोकते हैं। रेड हैट्स को उनके काम के लिए पैसे तो नहीं मिलते हैं, पर उनके काम से उन्हें पॉपुलैरिटी और फेम जरूर मिलता है। इनके काम को ना ही रिवेंज लेना कहेंगे, ना ही रिवॉर्ड वर्क, जैसा कि ब्लू हैट्स वाले करते हैं। रेड हैट हैकर्स बहुत ही टेक सेवी होते हैं और अपने काम को लेकर इनकी नॉलेज और स्किल जबरदस्त होती है। ये खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड कहते हैं और अक्सर ग्रुप में भी काम करते हैं जो हाईली एक्सपीरियंस्ड हैकर्स होते हैं और जस्टिस करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट को अपने हाथ में ले लेते हैं, वो भी बिना किसी लीगल अथॉरिटी के। दुनिया भर में साइबर थ्रेट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं और ब्लैक हैट हैकर्स हमेशा कोई ना कोई नया तरीका ढूंढते रहते हैं ताकि अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करके पैसे कमाए जा सके। इसीलिए इन्हें डिफेंड करने के लिए रेड हैट्स भी खुद को अपडेटेड रखते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी जिन एथिकल हैकर्स को हायर करते हैं उनमें रेड हैट एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क्स की वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट करते हैं और जरूरी सुधार करने को कहते हैं। साइबर सोसाइटी भी इनके बारे में अलग अलग ओपिनियन रखती है। कुछ लोग इन्हें हीरोज की तरह ट्रीट करते हैं तो कई लोग इन्हें क्रिमिनल्स भी कहते हैं। इन्हें लेकर कोई स्पेसिफिक सोच और लॉ बना ही नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट भी इनसे कैसे डील करे इसे लेकर कोई फिक्स रूल और आम सहमति नहीं है। रेड हैट हैकर्स के बाद बारी आती है ब्लू हैट हैकर्स की, जिन्हें रिवेंज हैकर्स कहा जाता है। ये अपनी हैकिंग स्किल्स को सोशल वेपन की तरह यूज करते हैं। आए दिन ये हैकिंग इसलिए करते हैं ताकि किसी पर्सन, एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन से रिवेंज ले सके। ये अक्सर कोई पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं जिससे किसी की रेपुटेशन को खराब किया जा सके। डेटा और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बटोरने के लिए ये ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स का अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करते हैं। ब्लू हैट हैकर्स बाकी हैकर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा टाइम कंप्यूटर पर स्पेंड करते हैं, इसीलिए इन्हें कंप्यूटर एडिक्टेड भी कहा जाता है। कंप्यूटर पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने के चलते इन्हें अपने काम में भी बहुत एक्सपर्टीज हासिल होती है। कोई भी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर और नेटवर्क की खामियां ढूंढ निकालने के लिए इनकी मदद लेती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्क्रिप्ट किडीज का जिक्र किया था। आइए अब इनके बारे में भी थोड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हो जाए। इन्हें नौसिखिया कहा जाता है। ये प्री डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं। इनकी नॉलेज बहुत कम होती है और इंटरनेट पर कोई वीक टारगेट मिल जाए जिस पे आसानी से अटैक पॉसिबल है, वैसा लूप होल ढूंढने के लिए ये रैंडम स्कैन करते हैं
ये नॉर्मली मौज मस्ती के लिए, अपने दोस्तों के बीच अटेंशन पाने के लिए और रिवेंज लेने के लिए हैकिंग करते हैं। स्क्रिप्ट किडीज, ये टर्म सबसे पहले 1960s में यूज किया गया, लेकिन इसका एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता कि किसने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया। प्री रिटन स्क्रिप्ट्स, सॉफ्टवेयर, मलेशियस कोडिंग और टूल्स से ये किसी सिस्टम और नेटवर्क को उतना डैमेज नहीं पहुंचा पाते जितना कि रेड हैट हैकर्स पहुंचा सकते हैं। हैकर्स कम्युनिटी में अगला नाम आता है हैक्टिविस्ट्स का, जो ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ हैकर्स होते हैं जो किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड चेंज लाने के लिए साइबर अटैक्स करते हैं। इसका पर्पस होता है पब्लिक अटेंशन हासिल करना या किसी स्पेसिफिक बिलीव या थॉट पर लोगों का विश्वास कायम करना। ऐसे हैक्टिविस्ट्स या तो एक्सट्रीम पॉलिटिकल ग्रुप, सेपरेटिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए भी काम करते हैं। इनका काम होता है एथिक्स और ह्यूमन राइट्स वायलेट करना। ये कई बार ऐसे फैक्ट्स और एविडेंस पब्लिक के सामने लाते हैं जिससे गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लोगों के ट्रस्ट को कमजोर किया जा सके। अब जब हैकिंग और इतने सारे टाइप्स ऑफ हैकर्स की बात हो गई, तो हैकिंग से बचना कैसे है, ये जान लेना भी जरूरी है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं ताकि आप तक कोई हैकर्स कभी पहुंच ना सके। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कीजिए जो गैस ना किया जा सके और जिसका कॉम्बिनेशन होगा अपर एंड लोअर केस लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स। साथ ही बहुत से लोग सालों से अपने पासवर्ड चेंज ही नहीं करते। इससे आपकी सिक्योरिटी कमजोर पड़ती है, तो रेगुलर बेसिस पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स के साथ चेंजेस करते रहे। कभी किसी कागज के टुकड़े पर पासवर्ड ना लिखें और शेयर करना तो दूर की बात है। हो सके तो एक पासवर्ड मैनेजर टूल का इस्तेमाल करें। किसी भी अननोन सोर्स से आए किसी लिंक पर क्लिक ना करें। ऐसा करने से आप किसी फिशिंग स्कैम का शिकार बन सकते हैं, जिससे आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स और दूसरी पर्सनल जानकारियां हैकर्स को मिल जाएंगी। ऐसे लिंक्स पर क्लिक करने से मलेशियस सॉफ्टवेयर और मालवेयर भी आपके सिस्टम में आ जाते हैं, जो डेटा स्टीलिंग कर सकते हैं और आप रैंसमवेयर विक्टिम भी बन सकते हैं। हमेशा सिक्योर वेबसाइट्स विजिट कीजिए। अगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर जा रहे हैं तो SSL यानी सिक्योर सॉकेट्स लेयर एन्क्रिप्शन वेरीफाई कर लें, जिसके एड्रेस बार के लेफ्ट साइड में एक बंद ताले का सिंबल होता है, यानी वो वेबसाइट सेफ एंड सिक्योर है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। सिक्योर वेबसाइट्स के एड्रेस में HTTPS रहता है। HTTP के बाद वाले S का मतलब होता है सिक्योर। आजकल जब भी आप जीमेल लॉगिन करते हैं तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलता होगा, यानी सिर्फ पासवर्ड डालना ही काफी नहीं है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गूगल का OTP आता है। जब आप OTP एंटर करते हैं तभी ईमेल लॉगिन होगा और अगली बार से सेम सिस्टम पर पासवर्ड देने से ही बात बन जाती है। फिर जब कभी आप नए सिस्टम पर जीमेल लॉगिन करेंगे तो दोबारा आपके मोबाइल पर OTP या ईमेल जाता है। ऐसा करना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है किसी वजह से आपका पासवर्ड किसी को मिल गया हो, तो बिना OTP के लॉगिन पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए जहां कहीं भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगा जाए, इनेबल कर दीजिए। अपने मोबाइल का इंटरनेट डेटा बचाने के लिए अक्सर हम सोचते हैं कि वाईफाई मिल जाता तो अच्छा रहता, पर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क यूज करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऐसे वाईफाई अनसिक्योर्ड होते हैं। ऐसे नेटवर्क से जब डेटा आपके मोबाइल और वेबसाइट के बीच ट्रैवल करता है तो हैकर्स के लिए उसे चुराना इजी हो जाता है। ऐसे में अगर आपने कोई पासवर्ड या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया तो हाई रिस्क है कि आपकी इंफॉर्मेशन किसी हैकर के हाथ लग जाए। इसीलिए से नो टू यूज पब्लिक वाईफाई। अपने मोबाइल या लैपटॉप पर किसी वेबसाइट को यूज करते हुए अगर ऑटोफिल ऑप्शन है तो उसे डीएक्टिव करने में ही भलाई है। कई बार ये डिटेल्स इजीली अवेलेबल होते हैं जो ब्राउजर प्रोफाइल फोल्डर में होते हैं। अगर ये हैकर के हाथ लगे तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से वो आपके सोशल मीडिया या बैंक अकाउंट का एक्सेस पा सकते हैं। मोबाइल पर कोई भी ऐप सोच समझकर डाउनलोड करें। हमेशा किसी ट्रस्टवर्दी सोर्सेज जैसे एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहिए। ऐसे ऐप्स को अनस्टॉल कर दे जिनका कोई यूज नहीं है।
हर फील्ड में कोई ना कोई लेजेंड जरूर होता है। अगर एथिकल हैकिंग की बात करें तो टॉप के हैकर्स के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। बस जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है वही शायद उनके नाम जानते हो। आइए आपको इंडिया के टॉप मोस्ट हैकर्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहला नाम है अंकित फाड़िया। ये एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड एथिकल हैकर है जिन्होंने बहुत कम उम्र से ही एथिकल हैकिंग में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लिया। 10 साल के थे तो इन्हें कंप्यूटर मिल गया। शुरुआत गेम्स से खेलने से हुई और साल भर में जब इन्हें एक मैगजीन से एथिकल हैकिंग का पता चला तो इन्होंने इस चीज को सीखा और अपने वेबसाइट hackingtruths.box.sk बनाकर हैकिंग ट्यूटोरियल्स देने लगे। 14 साल के थे तो अंकित ने एथिकल हैकिंग पर एक गाइड बुक लिखी। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एलुमिनी है और टीवी होस्ट एंड एंकर भी। अंकित फाड़िया सर्टिफिकेट एथिकल हैकर AFCEH नाम से इंडिया का पहला साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया था। अगले हैकर हैं विवेक रामचंद्रन। इंडिया में बेस्ट एथिकल हैकर्स में इनकी गिनती होती है। ये फाउंडर एंड CEO है सिक्योरिटी ट्यूब और पेन टेस्टर एकेडमी के। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एथिकल एंथुजियास्ट्स को एथिकल हैकिंग की वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड करती है। ग्लोबली ये एक सिक्योरिटी रिसर्चर है और इंटरनेशनल स्पीकर के तौर पर भी फेमस है। इनकी 2 किताबें हैं, काली लिनक्स वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बैकट्रैक 5 वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग बिगिनर्स गाइड। Amazon और इन दोनों किताबों की अच्छी रेटिंग है। टॉप इंडियन एथिकल हैकर्स में अगला नाम है कौशिक दत्ता का। ये एंड्रॉइड फोन हैकर के तौर पर पॉपुलर है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंटर्नशिप कर चुके हैं और सोनी में नौकरी भी ठुकरा चुके हैं। इनका अपना प्रोजेक्ट है व्यासर नाम से। ये अभी क्लॉकवर्क मोड रिकवरी नाम के एंड्रॉइड डिवाइस रिकवरी ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं। अब अगर हम कहें कि इंडियन एथिकल हैकर्स हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं तो आप यकीन करेंगे, पर यह सच है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसे टेक जायंट्स अपने बग बाउंटी प्रोग्राम्स पर लाखों डॉलर्स खर्च करते हैं ताकि प्रोडक्ट की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो और उनके लाखों यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा पर कोई रिस्क न आए। ऐसा ही कुछ प्रणव हिवरेकर के हाथ लगा जो फुल टाइम हैकिंग का काम करते हैं। 2016 में उन्हें फेसबुक में एक कमी दिखी। एक्चुअली फेसबुक ने अपने यूजर्स के लिए फीचर अनाउंस किया था कि वो वीडियो पोस्ट पर भी कमेंट कर सकते हैं। प्रणव काम पर लग गए और उन्हें वो कोड मिला जिससे वो फेसबुक का कोई भी वीडियो डिलीट कर सकते थे। पुणे के एथिकल हैकर प्रणव ने बताया उस कोड से वो कोई भी वीडियो डिलीट कर सकते थे। यहां तक कि मार्क जुकरबर्ग का अपलोड किया हुआ वीडियो भी उन्होंने फेसबुक को इस बग के बारे में बताया और फेसबुक ने अपने बग बाउंटी प्रोग्राम के तहत उन्हें 15 दिनों के भीतर 5 डिजिट वाला मॉनिटरी रिवॉर्ड पे किया। इस तरह के बग हंटिंग का काम करने वाले ज्यादातर हैकर्स काफी यंग एज के होते हैं, जिनकी एवरेज एज होती है 18 से 29 साल के बीच। इन लोगों को बड़ी कंपनियां कोई भी खामी बताने पर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रिवॉर्ड में देती है। जिन बग का पहले पता नहीं चल पाया हो उन्हें तलाशना बेहद मुश्किल हो जाता है। नॉर्थ इंडियन एथिकल हैकर शिवम वशिष्ठ बग हंटिंग से साल में लगभग $1.25 लाख की कमाई करते हैं। इस तरह के एथिकल हैकर्स हैकिंग सीखने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। शिवम वशिष्ठ एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है और उन्होंने बग हंटिंग को ही अपना करियर बना लिया। दुनिया की ऐसी 3 बड़ी इनामी रकम वाले प्रोग्राम चलाने वाली कंपनियों में से एक है हैकरवन। इसके साथ लगभग $5.5 लाख हैकर एसोसिएटेड है और ये कंपनी अब तक $70 मिलियन से ज्यादा की रकम इनाम के तौर पर बांट चुकी है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हैकिंग के फील्ड में करियर तो है और पैसे, इसकी कोई सीमा नहीं। अगर आप इस तरह के 2-3 बग बाउंटी प्रोग्राम जीत गए तो एक ही बार में करोड़पति बन सकते हैं, पर इसमें मेहनत भी बहुत है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नॉलेज बस अपने तक ही सीमित करके रखिए। शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्या पता आपका एक सजेशन किसी का करियर बना दे। अभी कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम ने जयपुर के एक स्टूडेंट को बग ढूंढने के लिए 35 लाख रुपए दिए थे। ये न्यूज काफी वायरल हुआ। तो उम्मीद है सिक्योरिटी हैकर के ऊपर infinitystream.tv की ये डॉक्यूमेंट्री आपने एंजॉय की होगी।
और अपनी नॉलेज में कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऐड किया। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए infinitystream.tv। थैंक्स फॉर वॉचिंग।